हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम मनमोहन मिश्रा। तो आज मैं आपको इस वीडियो में निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का रिव्यू करके बताने वाला हूं। तो वीडियो पूरा डिटेल में होगा। मैं आपको इसमें लाइव प्रूफ के साथ दिखाऊंगा, एक्सेल शीट में दिखाऊंगा, पूरा फंडामेंटल एनालिसिस करके दिखाऊंगा और मैं आपको लास्ट में कंक्लूजन में ये भी बताऊंगा कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और अगर आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए तो कितने साल तक करना चाहिए। तो पूरा डिटेल में होगा। उसके बाद कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं चलो आता था, चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप मेरे यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, इसका अगर आप लॉन्च ऑन डेट देखें तो 1 जनवरी 2013 है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मतलब इस फंड को बेसिकली लॉन्च होते होते 11.5 इयर्स हो चुके हैं। मतलब 11.5 इयर्स पुराना फंड है ये। जैसे कैटेगरी रिटर्न देखिए 11.5 इयर्स में तो 22.35% तक का रिटर्न है, जो कि बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न है। लेकिन इस फंड का रिटर्न देखिए 11.5 इयर्स में जो कि 27.95% तक का रिटर्न है। और मैं आपको एक चीज बता दूं, स्मॉल कैप कैटेगरी में सबसे ज्यादा मैसिव रिटर्न लॉन्ग रन में, मतलब 10 इयर्स अगर 11 इयर्स में देखा जाए तो सबसे ज्यादा निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने ही दिया है। ऐसा कोई अभी तक फंड नहीं है जिसने इससे ज्यादा दिया हो। आप सोच रहे हैं कि क्वांट स्मॉल कैप फंड है, लेकिन क्वांट स्मॉल कैप फंड का 5 साल का ही डेटा अगर आप कंपेयर करेंगे तो तभी आप देख पाएंगे कि हाँ, ये निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड को बीट कर रहा है। लेकिन अगर आप ऑल टाइम रिटर्न देखेंगे तो डेफिनेटली निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का ही सबसे ज्यादा रिटर्न आएगा। लेकिन आप क्वांट को भी दोष नहीं दे सकते, क्योंकि 5 साल पहले कोई दूसरी कंपनी इस पर्टिकुलर फंड को चलाती थी। तो 5 साल पहले ही ये जो क्वांट के जो कंपनी है उसको उस कंपनी मतलब उस फंड को खरीदा और उन्होंने खुद चलाया। तो यहाँ पे देखा जाए तो बल्कि मैसिव रिटर्न है, 28% तक का रिटर्न, और उससे कैटेगरी को मतलब 6% से करीब करीब मार्जिन में बीट कर रखा है, जो कि बहुत ही मैसिव है। तो रिटर्न के मामले में डेफिनेटली एक अच्छा खासा फंड है। कैटेगरी के रिटर्न अगर आप देखें 5 साल के हिसाब से तो 5 साल में इसका 32.27% तक का रिटर्न है। लेकिन इस फंड का रिटर्न देखिए तो 35.72% का रिटर्न, मतलब सिर्फ 5 साल में भी 3 से 4% से बीट कर रखा है। 3% आप कंसिडर कर सकते हैं इस अपने कैटेगरी को बीट कर रखा है। तो यहाँ पे फुल पॉजिटिव फीडबैक जाएगा, क्योंकि लंबे मार्जिन से बीट कर रखे हैं और बहुत ही मैसिव रिटर्न है अगर कंटिन्यूसली हर साल इतना परसेंट दे रहा है तो। अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप 1000 रुपीज एस आई पी कर सकते हैं। 1000 रुपीज एस आई पी करेंगे 10 ईयर्स तक हर महीने, तो आपका अमाउंट जो डिपॉजिट होगा वो 1,20,000 रुपीज डिपॉजिट होगा। आपका जो 1,20,000 रुपीज 10 ईयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे 5,67,000 रुपीज। मतलब यहाँ आपका जो पैसा है वो 4 गुना से भी ज्यादा हो गया है, वो भी 10 साल में। तो कितना मैसिव रिटर्न है आप देख पा रहे हैं। 5,67,000 रुपीज कन्वर्ट हो जा रहा है। अब मान लीजिए आपने इस फंड में ना इन्वेस्ट करके आपने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करा, तो आपका जो अमाउंट डिपॉजिट होता है वो 1,20,000 रुपीज होगा, और 1,20,000 रुपीज कन्वर्ट होकर 1,96,000 रुपीज होगा। मतलब यहाँ पे पैसा आपका डबल भी नहीं हो रहा है। मतलब इन्वेस्टमेंट की ताकत देख पा रहे हैं। मतलब अगर आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो, और एफडी में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते तो आपका अमाउंट जो डिपॉजिट था 1,20,000 रुपीज, और 1,20,000 रुपीज आपको कन्वर्ट होकर बन जाएगा 1,74,000 रुपीज। मतलब आप देख पा रहे हैं मतलब डिफरेंस, आपको डिफरेंस दिख रहा होगा कितना ज्यादा है इन्वेस्टमेंट की। मतलब यहाँ पे पैसा जो डबल तो छोड़िए, मतलब डेढ़ मतलब हाफ गुना भी नहीं बढ़ रहा है। मतलब इतना कम जो पैसा है, बहुत ही कम पैसा बढ़ा है आपका फिक्स डिपॉजिट में और गोल्ड में। रिटर्न वर्सेस कैटेगरी की बात करें तो रिटर्न डेफिनेटली हाई है कैटेगरी से, तो इसमें कोई कंपैरिजन है ही नहीं। मतलब बड़े मार्जिन से बीट कर रहा है अपने कैटेगरी को, ये बहुत ही पॉजिटिव फीडबैक रहेगा। रिस्क वर्सेस कैटेगरी की बात करें तो डेफिनेटली ये रिस्क अपने कैटेगरी से अबव एवरेज ही लेगा, मतलब आप ज्यादा ही लेगा, तभी तो आपको रिटर्न ज्यादा दे रहा है। तो रिस्क कैसे ज्यादा ले रहा है ये अभी आपको नीचे बताऊंगा। तो रिस्क वर्सेस रिटर्न की बात करें तो यहाँ पे बीटा आपको देखेंगे तो 1 से नीचे होना चाहिए, तो 1 से नीचे तो है, लेकिन यहाँ पे कैटेगरी से ज्यादा आप देख पा रहे 0.86 है इस फंड का। लेकिन कैटेगरी का देखें तो 0.8 है। तो इसने कैटेगरी से ज्यादा है, लेकिन 1 से नीचे होना चाहिए तो है, लेकिन फिर भी कैटेगरी से ज्यादा रिस्क लेके चला है। तो यहाँ पे क्या होता है, बीटा बेसिकली क्या बताता है, अब आपका वॉलिटिलिटी विद रिस्पेक्ट टू इट्स बेंचमार्क। तो बेंचमार्क के हिसाब से इसका कितना वॉलिटिलिटी है। तो यहाँ पे 0.8 से थोड़ा ज्यादा रिस्क लेके चलता है, तो वॉलिटिलिटी आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। स्टैंडर्ड डिविएशन की बात करें तो स्टैंडर्ड डिविएशन बेसिकली क्या होता है कि आपका जो एवरेज रिटर्न है उससे प्लस इतना परसेंट कर दीजिए, माइनस उतना परसेंट कर दीजिए, तो आपका ये साल में रिटर्न मिलने के चांसेस है। मतलब मान लीजिए आपको इस फंड में अगर एवरेज रिटर्न 20% है, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन आप देख पा रहे 16.18% है। तो 20 प्लस 16.18 कर लेंगे तो आपका जो रिटर्न मिलने के चांसेस है 36.18%। या फिर आपका 20 से -16.18% कर देंगे तो इस साल आपको 4% तक अप्रॉक्स मिलने के रिटर्न मिलने के चांसेस है। तो आप देख पा रहे हैं मतलब इससे स्टैंडर्ड डिविएशन का पता चलता है कि कितना एक्सटेंड कर सकता है अपने एवरेज रिटर्न से, कितना नीचे जा सकता है अपने एवरेज रिटर्न से। तो यहाँ पे देखा जाए जो कैटेगरी का जो है वो 15.33 है और इसका जो है 16.18 है। तो ये जितना कम हो तो ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि यहाँ पे आपको वॉलिडिटी भी ज्यादा दिखेगी, तो तभी आपको ये ज्यादा देखने को मिलता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कम ज्यादा रिस्की बन जाता है कैटेगरी के हिसाब से, तभी तो आपको रिटर्न थोड़ा ज्यादा दिला रहा है।
अब इसमें अगर आप यहाँ पे मेरा थोड़ा सा नेगेटिव फीडबैक जाएगा कि यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क ले रहा है, लेकिन फिर भी मैं उसको नेगेटिव नहीं कहूंगा, आपको रिटर्न भी ऐसा दिला रहा है। मतलब 6% से बीटिंग रिटर्न, मतलब ये बहुत ही मैसिव हो जाता है लॉन्ग रन में। अगर आप देखा जाए तो डेफिनेटली एक अच्छा खासा रिटर्न दिया है ये स्टैंडर्ड डिविएशन और बीटा को अगर आप इग्नोर करें तो। एसआईपी की बात करें आप, यहाँ पे मिनिमम एसआईपी 100 रुपए से कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा खासा है। और वन टाइम इन्वेस्टमेंट भी 1000 रुपए से कर सकते हैं, जो कि स्टूडेंट आजकल कर रहे हैं, तो कम पैसे से आप कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया है ये। मैं पॉजिटिव फीडबैक रहेगा। लॉक इन पीरियड की बात करें तो यहाँ पे कोई लॉक इन पीरियड नहीं, कभी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कभी आप इसमें विड्रॉ कर सकते हैं, एग्जिट मार सकते हैं। एईएम साइज की बात करें तो 45,749 करोड़ रुपीस तक का एईएम साइज है। देखिए यहाँ पे एक नेगेटिव फीडबैक जाएगा, यहाँ पे जो एएम साइज है बहुत ही मैसिव है। अगर मैं आपको बता रहा हूँ अभी इसका, अगर देखिए एएम साइज बहुत ज्यादा है। अगर आपका एएम साइज कम होता है ना, तो प्रॉब्लम क्या रहती है कि वेल एस्टेब्लिश फंड नहीं होता। मतलब जैसे आप एलआईसी का अगर स्मॉल कैप फंड उठा ले या मिड कैप फंड उठा ले, उसका एएम साइज 300 करोड़ रुपीस है या फिर 250 करोड़ रुपीस। मतलब इसमें क्या पता चलता है कि कितना पैसा इस पर्टिकुलर फंड में इन्वेस्टेड है। तो आपको पता चलता है कि हाँ इसमें कितना लोग भरोसा कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है भरोसा कुछ ज्यादा ही कर रहे हैं इस पर्टिकुलर फंड में। आप देख पा रहे हैं कि मतलब 45,749 करोड़ रुपीस। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है कि फंड मैनेजमेंट की दिक्कत आती है। इस फंड में कभी क्या करते हैं यार, एसआईबी बंद करवा देते हैं, कभी आप इसका लमसम बंद करवा देते हैं। आप न्यूज में सुनते हो कि जो फंड मैनेजर उसको मैनेजमेंट करने में दिक्कत आ जाती है, क्योंकि इतना ज्यादा इनके पास पैसे आ गए हैं कि कैसे क्या मैनेज करें। तो ये अगर फंड मैनेजर मैनेज कर लेते तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन मेरा जो एकदम बेस्ट एम साइज माना जाता है वो आपका, अगर 10 साल से ज्यादा पुराना फंड है, तो आपका अगर 10,000 करोड़ रुपीज से, मतलब 11 ईयर्स या 12 ईयर्स है, तो आपका 10,000 करोड़ रुपीज से लेकर 30,000 करोड़ रुपीज के बीच में तो ज्यादा अच्छा खासा माना जाता है। तब एम साइज थोड़ा ज्यादा, लेकिन इसका पार्शियल इंपैक्ट रहता है, कोई ज्यादा इंपैक्ट नहीं रहता। एम साइज कम हो तो ज्यादा प्रॉब्लम है, लेकिन ज्यादा है तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लोग भरोसा कर रहे हैं, तो पैसा आपका डूबने के चांसेस कम थोड़ा रहते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे एम साइज में मैं थोड़ा सा नेगेटिव फीडबैक दूंगा, क्योंकि यहाँ पे मैनेजमेंट में थोड़ी दिक्कतें फेस करनी पड़ती है फंड मैनेजर्स को। एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं, एक्सपेंस रेशियो मैंने हर वीडियो में बता रखा है कि जो फंड मैनेजर जो होता है उसका फीस होता है। मतलब देखिए वो दिमाग लगा के इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप तो दिमाग लगा नहीं रहे हैं। तो वहां पे आपको 1% से नीचे हो तो ज्यादा अच्छा रहता है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो मैंने क्राइटेरिया सेट कर रखा है 0.7% से नीचे ज्यादा अच्छा माना जाता है, क्योंकि देखिए लॉन्ग रन में 1% भी आपका लाखों करोड़ों का डिफरेंस बना देता है। तो यहाँ पे अगर 0.7% से नीचे तो ज्यादा अच्छा खासा है। तो यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन आपको रिटर्न अगर 28% तक का रिटर्न दिलवा रहा है आपको कंटिन्यूअसली, वो भी 11 ईयर्स तक, तो मैं इसको इग्नोर भी मान सकता हूँ, क्योंकि डेफिनेटली वो एक मैसिव रिटर्न है। मैं आपको बता रहा हूँ 28%, मतलब आपको अंदाजा भी नहीं है कि कितना मैसिव रिटर्न अगर आप 11 ईयर्स तक कंटिन्यूअसली दे रहे हैं तो एवरेज आउट करके। तो एक्सपेंस रेशियो उस मामले में आप इग्नोर मार सकते हैं 1% से नीचे, और आपको रिटर्न भी मैसिव दिला रहा है, तो एक्सपेंस रेशियो में कोई डाउट नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ज्यादा है। अब यहाँ पे टैक्स इन्फॉर्मेशन की बात करें, अगर मान लीजिए आपने 1 साल से पहले इसको सेल कर दिया, मतलब एग्जिट मान लिया अपने प्रॉफिट बुकिंग करके, तो आपको शॉर्ट टर्म टैक्स देना पड़ेगा 20% तक का अपने प्रॉफिट पे। और 1 साल के बाद आपने सेल करा तो 12.5% तक का टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप 1,25,000 से ज्यादा प्रॉफिट गेन करते हैं तो उस प्रॉफिट पे आपको 12.5% तक का टैक्स देना पड़ेगा, अगर आप इंडियन इनकम टैक्स लैब में आते हैं तो। और आप मान लीजिए 1 साल से पहले आप एग्जिट मान लेते, आपको 1% तक का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। 1 साल के बाद आपने सेल करा तो आपको 0% तक का एग्जिट लोड देना पड़ेगा, कोई देना ही नहीं पड़ेगा। मार्केट कैपिटल की बात करें तो मिड कैप में इनका 13.87% तक का एलोकेशन है। स्मॉल कैप में इनका 70.11% तक का एलोकेशन है। लार्ज कैप में इनका 11.56% तक एलोकेशन है, और अदर्स में 4.40% तक एलोकेशन है। तो एलोकेशन के मामले में देखा जाए प्रॉपर्ली डाइवर्सिफाई हो रखा है। देखिए सेबी का जो रूल है ना, अगर आप स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड दे लेंगे तो वो 68% तक का मिनिमम आपको स्मॉल कैप रखना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे 70% तक का इन्होंने रख रखा है, तो परफेक्ट है, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। लार्ज कैप में इन्होंने थोड़ा एलोकेशन ले रखा है ताकि रिस्क थोड़ा कम हो सके, और मिड कैप में भी इनका एलोकेशन और डेप्थ में भी इनका एलोकेशन है। तो मार्केट कैपिटल के मामले में एकदम बढ़िया है, लेकिन स्मॉल कैप कैटेगरी डेफिनेटली आपको रिटर्न रिटर्न तो हाई मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आपको रिस्क बहुत ज्यादा हाई देखने को मिलेगा। सेक्टरल एलोकेशन की बात करें तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में इनका 34.10% का एलोकेशन है। फाइनेंशियल सर्विसेज में 14.35% का एलोकेशन है। थर्ड में इनका कंज्यूमर साइक्लिकल सेक्टर में इनका 12.37% का एलोकेशन है। बेसिक मेटल्स में इनका 11.05% का एलोकेशन है। टेक्नोलॉजी सेक्टर में इनका 9.02% का एलोकेशन है। उसके बाद हेल्थ केयर सेक्टर में 7.48% का एलोकेशन है। उसके बाद कंज्यूमर डिफेंसिव में 7.13% का एलोकेशन है। उसके कम्युनिकेशन सर्विसेज में 1.68% का एलोकेशन है। उसका एनर्जी सेक्टर में 1.06% का एलोकेशन है। उसका रियल स्टेट में इनका देखा जाए तो 0.33% का एलोकेशन है। तो देखा जाए जो ऊपर के जो 5 सेक्टर है ना, इंडस्ट्रियल सेक्टर जो हो गया आपका, फाइनेंशियल सर्विसेज हो गया, कंज्यूमर साइक्लिकल हो गया, बेसिक मटेरियल्स हो गया, और टेक्नोलॉजी सेक्टर हो गया, तो इसमें अगर इनका रिटर्न अच्छा खासा मतलब बनाते हैं, पर्टिकुलर सेक्टर अगर आगे बढ़ता है तो आपको ये पर्टिकुलर फंड भी अच्छा खासा रिटर्न देगा। तो यहाँ पे ये टोटल सेक्टर डिपेंडेंट है 5 सेक्टर्स।
तो डाइवर्सिफिकेशन के मामले में सेक्टरल में मैं आपको बोलूंगा ठीक ठाक है कि 5 सेक्टर मिनिमम होना चाहिए, तो यहाँ पे ठीक ठाक से इन्होंने डाइवर्सिफाई कर दिया, लेकिन इंडस्ट्रियल सेक्टर में थोड़ा कम कर सकते थे और थोड़ा डाइवर्सिफाई कर सकते, लेकिन कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो इस मामले में ठीक ठाक इनको फीडबैक रहेगा। फंड मैनेजर्स की बात करें तो यहाँ पे दो फंड मैनेजर्स है, एक किंजल देसाई, इनको एक्सपीरियंस है 5.94 ईयर्स का, और दूसरे समीर रच, इनका एक्सपीरियंस है 7.33 ईयर्स एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस के मामले में इनका परफेक्ट एक्सपीरियंस है। मैं आपको बताता हूँ, एक एक्सपीरियंस बंदा होना चाहिए, क्योंकि आप उसे ट्रैक कर सकते हैं, उनके बारे में रिसर्च कर सकते हैं कि हाँ, ये पर्टिकुलर जो फंड मैनेजर है इन्होंने अच्छा खासा रिटर्न दिया है कि नहीं, पास रिटर्न इनका अच्छा खासा है या नहीं है। तो आप इसमें रिसर्च डेफिनेटली इन पे कर सकते हैं, क्योंकि इनका ऑलरेडी 7 ईयर्स एक्सपीरियंस है। तो ये इनको पता है कि कैसे मैनेजमेंट करा जाता है, किस किस स्टॉक्स पे पैसा लगाया जाता है। तो ये परफेक्ट है। रेटिंग की बात करें तो इसका 4 आउट ऑफ 5 रहेगा डेफिनेटली, क्योंकि देखिए यहाँ पे कुछ नेगेटिव फीडबैक रह जाते हैं। नेगेटिविटी सिर्फ एक है कि एक्सपेंस थोड़ा सा ज्यादा है, इतना ज्यादा भी ना मान सकते उसको भी, अगर रिटर्न इतना मैसिव दे रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पॉजिटिव अगर देखा जाए तो बहुत पॉजिटिव, अगर मैं देखूं तो देखिए पॉजिटिव की पहले बात करें तो यहाँ पे देखा जाए रिटर्न बहुत मैसिव है, बहुत ज्यादा मैसिव है, मैं आपको पता बहुत ज्यादा है 28%। तो 5 साल में भी रिटर्न इसका बहुत बढ़िया है। यहाँ पे कैटेगरी से इन्होंने रिटर्न हाई दे रखा है, ऊपर से जो बीटा और स्टैंडर्ड डिविएशन डेफिनेटली थोड़ा ज्यादा रहेगा, क्योंकि रिटर्न इतना दिलवा रहे तो हम इसको माफ कर सकते हैं, लेकिन वैसे में यहाँ पे नेगेटिव फीडबैक ज्यादा, लेकिन रिटर्न इतना मैसिव दिलवा रहे हैं कि मैं यहाँ पे इसको नेगेटिव नहीं मानूंगा। एएम साइज थोड़ा सा नेगेटिव रहेगा, यहाँ पे एक्सपेंस थोड़ा सा कम हो सकता था, लेकिन फिर भी आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको रिटर्न इतना ज्यादा दिलवा रहा है, तो ये थोड़ा एग्रेसिव वे में चलते हैं, लेकिन यहाँ पे रिस्क थोड़ा ज्यादा बन जाता है। उसके बाद बात करें डाइवर्सिफिकेशन के मामले में, सेक्टर एलोकेशन मार्केट कैपिटल में कोई कंप्लेन नहीं, एकदम ठीक ठाक है, क्योंकि ये ज्यादा से ज्यादा यही कर सकते थे, और सेक्टर एलोकेशन में थोड़ा सा और डाइवर्सिफाई हो सकता है, लेकिन फिर भी चलता है। फंड मैनेजर ज्यादा एक्सपीरियंस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम, यहाँ पे एक पॉइंट जो कम होता है ना, वो आपका थोड़ा सा एक्सपेंस रेशियो के कारण, एयूएम साइज के कारण, और थोड़ा सा रिस्क ज्यादा लेता है कैटेगरी से, तो डेफिनेटली, लेकिन उसको भी आप माफ कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे आपको रिटर्न भी 6% से बीटिंग रिटर्न है, तो ये एक बहुत ही मैसिव रिटर्न है। तो इन्वेस्टमेंट के कंक्लूजन में बताऊं तो डेफिनेटली आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही अच्छा खासा फंड है। लेकिन हाँ, आप कोई दूसरे म्यूचुअल फंड भी रिसर्च कर सकते हैं, जैसे आपका क्वांट स्मॉल कैप फंड हो गया, एक्सिस स्मॉल कैप फंड हो गया, उसके बाद आपका कोटक स्मॉल कैप फंड हो गया, आपका कैनरा रोबिको स्मॉल कैप फंड हो गया, बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड हो गया, जो कि अच्छा खासा रिटर्न भी दे रहे हैं। लेकिन आप इस फंड को भी बेकार नहीं मान सकते, बहुत ही अच्छा खासा फंड, आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, सारा पैसा इस पर्टिकुलर फंड में मत लगाइए, क्योंकि ये स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है, इसमें ज्यादा रिस्क बनता है। अगर आपके पास टाइम फ्रेम 7 से 10 साल है, तभी आप इसमें इन्वेस्टमेंट करिएगा, और सारा पैसा मत लगाइएगा। अगर आप ज्यादा रिस्क टेकर है तो आप 40% पोर्टफोलियो ही अपना स्मॉल कैप फंड में ही लगाइएगा। अगर आप मीडियम रिस्क टेकर है, अपना पोर्टफोलियो का 20 से 30% ही स्मॉल कैप फंड में लगाइएगा। अगर आप बहुत कम रिस्क टेकर है तो 10% तक का स्मॉल कैप फंड में लगाइएगा, लेकिन लगाइएगा जरूर, क्योंकि आपको एक अच्छा खासा रिटर्न यही दिलवा सकता है। लेकिन हाँ, जब मार्केट नीचे जाएगी तो ये बहुत तगड़ा नीचे जाएगा। तो आप खुद रिसर्च करिएगा, करके इन्वेस्टमेंट करिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ये नहीं कि मैंने बोल दिया और आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो मैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, मैं ऐसे वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक यू।